औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। ये आयत आज से तकरीबन 1450 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सहाबा इकराम पर उतारी और आज हम तक पहुंची। क्या खूबसूरत मैसेज अल्लाह ने दिया, इंसान को, मुसलमानों को सोचने की तरफ आमादा किया। लेकिन अल्लाह की अपनी एक हिकमतें हैं कि इस आयत का तर्जुमा हमें अंग्रेजों ने करके दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें अंग्रेजों ने बताई कि सूरज जो है बेसिकली इसकी अपनी रोशनी है और चांद उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो आज हमारे कुरान की तशरीह, उसके छुपे हुए खजाने हमें अंग्रेज बता रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स बताते हैं, जिनको हम जहन्नमी कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुरान की तशरीह आज कौन कर रहा है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफिकून। अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि शराब और जो जुआ है, गैम्बलिंग है, इसमें फायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज्यादा है। ये बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें एक तवज्जो दिलाई कि चीजों के अंदर फायदा और नफा दोनों होता है। अक्सर हमने देखना है कि फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, और उसी की बेस के ऊपर फिर हमने फैसला करना होता है कि ये चीज इस्तेमाल करने के काबिल है या नहीं, या इसके लिए एज की लिमिट की जरूरत है। तो इसी तरह साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर आपको बहुत डिफरेंट पहलू मिलेंगे। इस साइंस से हम एटम बम भी बना सकते हैं और इसी साइंस से हम आज लोगों के लिए आसानियां पैदा भी कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम इस साइंस को क्या फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला ने इस आयत के जरिए हमें एक सबक भी दे दिया। अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं और इसी साइंस के टॉपिक के ऊपर हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम भी हमें कुछ बातें बताता है जन साइंस के नाम से। तो मैं बहन बेनिश से इनसे एक सवाल करूंगा। हमारे यहाँ एक बड़ा टाइम गुजरा मुसलमानों की तारीख में, और खासतौर पे क्रिश्चियंस की भी हमें मिलता है कि साइंस को ईवल समझा जाता था। वो समझते थे कि साइंस इंसान को दीन से दूर ले जाती है, एथिज्म की तरफ ले जाती है। तो विनिश बहन, आप क्या कहती है इसके ऊपर? सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है लुइस पास्चर, आई होप जितने साइंस टीचर्स हैं उन तो जानते होंगे पास्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया। ही इज अ साइंटिस्ट। उनका एक कोट है, द मोर आई स्टडी नेचर द मोर आई स्टैंड अमेज्ड एट द वर्क ऑफ द क्रिएटर। साइंस ब्रिंग्स men क्लोजर टू गॉड, नियरर टू गॉड। ये एक फॉरेन साइंटिस्ट की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन एज अ मुस्लिम, अगर मुसलमान होके भी हम अगर देखें, अगर हम मुशाहिदात करें, ह्यूमन बॉडी को देखें, प्लांट्स को देखें, नेचर को देखें, अपने इर्द गिर्द हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तो हम हैरान होते हैं, हम क्यूरियस होते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतने परफेक्ट बैलेंस में जो यूनिवर्स क्रिएट कर दी है, ये कोई ना कोई इसका मालिक, कोई ना कोई इसका क्रिएटर तो है ना, ऐसे ही तो नहीं है। और किसी भी चीज में जो कि साइंस अब प्रूव कर रही है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, साइंस उन्हीं तमाम चीजों को प्रूव करती जा रही है जो 1400 साल पहले इस्लाम में कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचा दी। इसकी एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, आजकल कोविड के दौर में हमने देखा कि लोगों की ज़ाहिर है हर घर में ही तकरीबन ये प्रॉब्लम हुई कि लोगों ने अपनी जान खोई और डेथ्स वगैरह हुई। दुनिया में भी हम देख रहे हैं। अब हर मजहब में इंसान जब मरता है, उसको दफनाने का या उसको जलाने का अलग कॉन्सेप्ट है मजहबों में। इस्लाम क्या कहता है, 1400 साल पहले ही उसने बता दिया जी इसको बरी कर दें, आप जब मरे इंसान बरी कर दें। अब अगर हम एज अ मुस्लिम कहें जी हाँ जी, चूंकि हमारा ये ईमान है, हमारा अकीदा है, हमने इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया, इसको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। साइंस इसको साइंटिफिकली प्रूव करती है कि ये बिल्कुल एन नेचर के, एन आपके जो दुनिया का सिस्टम है उससे बिल्कुल सिंक्ड है, बिल्कुल रिलेटेड है। कैसे कि हर जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं।
प्लांट से हम फूड ले रहे हैं, उनसे हम एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिस्पायर करते हैं वो उनको, उसके अलावा जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, अर्थ से, राइट, वो कहाँ से आती है? मिट्टी में। वो यही जो हशरात और जानवर और इंसान जब इनके जब ये मर जाते हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करके यही मिट्टी एनरिच हो जाती है। ऐसी है ना? तो ये सब, कोई भी चीज दुनिया में ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह ताला ने बेमकसद पैदा कर दी हो, या इवन जब वो खत्म भी हो जाती है उसका कोई ना कोई पर्पस है। तो उस क्रिएटर की क्या बात है कि हम जितनी तारीफ करें कम है, कि उसने कोई भी चीज ऐसी बनाई ही नहीं है कि जो हम कहें जी जाया हो गई, वेस्ट हो गई। नो, मरने के बाद भी इंसान का जिस्म इस दुनिया को, इस अर्थ को फायदा दे रहा है, इन रिटर्न वो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स और उसके फूड का बाइस बन रहा है, और फिर वही साइकिल ऑफ लाइफ फिर से चल पड़ता है। तो क्या ये क्लोजर टू लाइफ नहीं है? जो दीन आपको अल्लाह ने दिया वो क्लोजर टू लाइफ नहीं है? या वो कि जी आप जिस्म को जला दें, पोल्यूशन में इजाफा करें? तो आप खुद अगर आप सोचो और उस पर थिंक करो तो आपको खुद समझ आती है कि हमारा मजहब कितना हमें करीब करता है दीन अल्लाह के साथ और साइंटिफिक रिसर्चेस के साथ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात आपने बताई कि बेसिकली साइंस वो सब्जेक्ट है जो कुरान की आयतों को खोल के बयान करता है, क्योंकि प्रूवन फैक्ट तो है ज़ाहिर है, खालिक के कायनात जिसको हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जानते हैं उसने बनाया। तो साइंस आज हमें अल्लाह की आयात के मायने समझने में बड़ी मदद देती है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कोरोना के रेफरेंस से कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें, एक्सेप्ट हिंदूज के जो कि जलाते हैं, और वहां पे भी बहुत बड़ा क्राइसिस आया और रेफरेंस से भी बड़ा प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अगर बाकी दुनिया में आप देखें तो उन्होंने बाकायदा लोगों को जमीन में दफन किया। अच्छा, ये इसी टॉपिक के ऊपर आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ट्रेंड यूथ के अंदर स्पेशली चल रहा है, एथिज्म की तरफ। बच्चे बहुत ज्यादा एथिज्म की तरफ जा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को तो शायद बिल्कुल नहीं पता, और अक्सर बच्चों को भी नहीं पता कि दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, कन्वर्टिंग टुवर्ड्स एथिज्म। तो साइंस तो अल्लाह के करीब लेके जाती है, लेकिन आज साइंस अल्लाह से दूर लेके जा रही है। तो अब आपकी बात में कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है? सर, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमने मजहब को अपनी दुनियावी तालीम से कट ऑफ कर दिया है। क्रिएटर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। बच्चा समझता है जो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, वो एक अलग दुनिया है, और मजहब जो है वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। मैं जैसे एज ए साइंस टीचर बताऊं, तो जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, चाहे हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं, ह्यूमन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हर चीज आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इस्लाम के साथ, लॉ ऑफ नेचर के साथ, अल्लाह ताला की तालीमात के साथ आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। अब हमारा क्या काम है एज ए टीचर, एज ए मुस्लिम? हमारा रोल ये होना चाहिए कि जब हम कोई चीज करा रहे हैं थोड़ा सा उसमें कनेक्शन बिल्ड कर दें। ठीक है, रोजा रख रहे हैं हम, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को। इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं, अल्लाह ताला ने तो कोड ऑफ लाइफ दे दिया, ऑलरेडी दे दिया। अब हम एज साइंटिस्ट उसको प्रूव करें बेहतर तरीके से, लेसन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करें रिलीजन को भी, ताकि ये जो एक गैप है ना बिटवीन द रिलीजन एंड द फिजिकल वर्ल्ड, वो खत्म हो, और बच्चे खुद कनेक्ट कर सकें कि हमारा दीन है ही इतना कंप्लीट कि देखो जो हमारी दुनिया में जो इन्वेंशंस हो रही हैं, जो तरक्की हो रही है, जो चीजें बन रही हैं, वो सब इस्लाम हमें कहता है बिल्कुल सर्च करो, ढूंढो, मुशाहिदात करो, क्यूरियस हो, आगे बढ़ो। तो बिल्कुल क्यों नहीं। और ये कनेक्शन हमने एज ए टीचर ही बिल्ड करना है, क्योंकि पेरेंट्स को हम एक हद तक समझा सकते हैं, एक हद तक बता सकते हैं। जब बच्चा स्कूल आ जाता है ना, तो बस वो उस आपके पास उसका ये है, आप इसको जैसे चाहें ट्विस्ट कर सकते हैं। और स्पेशली यंग एज में तो ये बहुत आसान हो जाता है, ग्रेड 3, 4, 5 में तो ये बड़ा आसान होता है कि आप उसको किस तरह मोल्ड कर लें अपने हाथ में। जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी प्यारी बात की कि इंसान में बच्चों के अंदर एक एक एटीट्यूड डेवलप करना है कि वो दीन के रेफरेंस से चीज़ों को समझे। लेकिन आज बच्चा कहता है जी कि जितने मुसलमान ममालिक हैं वो दुनिया में पीछे हैं, और नॉन मुस्लिम साइंस की दुनिया में आगे हैं, और इसकी वजह से वो फिर अल्टीमेटली मरूफ भी होता है। और है जाहिर है, चढ़ते सूरज की बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल लॉ है। तो इस पे आप क्या? बिल्कुल सर, यही तो गैप है जो आइडेंटिफाई करके ये करिकुलम डिजाइन किया गया है। बहुत रिसर्च और बहुत स्टडी है इसके पीछे। बेशक इसमें गलतियां भी होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई 100% अक्ले कुल है, मतलब, लेकिन आप अगर इसको, हम जैसे जरा सा इस करिकुलम को मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें
इस्लाम जैसे हम रिलीजन को कनेक्ट करके जब लेके चलते हैं ना चीजों को, मॉडर्न जो टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स हैं, जो नई बातें दुनिया में आ गई हैं, मेथोडोलॉजीज आ गई हैं, जो नई नई लर्निंग एक्टिविटीज हैं, जो नई टर्म्स यूज हो रही हैं, वो सब इस करिकुलम में ऐड कर दी गई हैं। क्यों? ताकि जो हमारा लोकल टीचर है वो भी उनको स्टडी करे, अंडरस्टैंड करे, और बच्चे को उसी हिसाब, जैसे आपने शुरू में एक बात की कि आप 12वीं में जाके एग्जाम हुआ करेगा, उससे पहले नहीं होगा, तो उससे पहले क्या होगा? उससे पहले आपने असेसमेंट फॉर लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपने लेसन में, एएफएल जिसको हम बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, वो आपने हर लेसन में लेके चलना है। और ये आपका एज ए टीचर ड्यूटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है जी, बाज दफा हमें समझ नहीं आती कि हम क्या एक्टिविटी, बिल्कुल ये जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं एज ए टीचर कह सकती हूँ कि इनिशियल डेज में नहीं आती है समझ आपको कि आप हर टॉपिक के साथ कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना दें, लेकिन इसके लिए क्या है, अब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर। बात वही है कि जैसे मैं एम मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, और मेरा अगर आई डोंट लाइक टू कुक, मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊं, ये नहीं हो सकता। वो 3 बच्चे मेरे ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। मैं ये बहाना बना के, एक्सक्यूज बना के निकल नहीं सकती कि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं करना। मुझे कुछ अरेंजमेंट करना है उसका। इसी तरह का मुझे कोई टॉपिक, मुझे कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, अब मेरा फर्ज है कि मैं, और एंडलेस लिमिट्स हैं, यूट्यूब है, आप बुक्स पढ़ सकते हो, किसी अपने कुलीग से कंसल्ट कर सकते हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो, जिससे आपको लर्निंग हो, आप सीखो, और फिर जो है उसको इम्प्लीमेंट करो क्लास में, चीजों को इंटरेस्टिंग बताओ, क्योंकि वो बच्चा अब आप पे डिपेंडेंट है सो फॉर आपका हिज कहने का टीचिंग एंड मतलब है लर्निंग। कि हमने अपने आप को बेसिकली बदलना है और जी अपनी बिल्कुल। गलतियों को भी मानना है कि बिल्कुल। हमने तो काम नहीं किया, हम हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बेटा आप लोग मेहनत करो, आप इन्वेंशन कर सकते हो, हमने तो काम नहीं किया, तो हमारी गलती आप ना रिपीट करना। तो अपनी गलती एडमिट करना कि हमने इस फील्ड में काम नहीं किया, तो डजंट मीन कि दीन इसमें रुकावट है। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम लोग सुस्त रहे। जी बिल्कुल। और हम तो करके कहने के दिखाएं, हम कोई खुद भी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ करें, और एग्जैक्ट। अपने एक लेसन को दूसरे से मुख्तलिफ बनाएं, ताकि बच्चा भी देखे कि मैम इज ऑल्सो ट्राइंग हर बेस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल बड़ी ये कुछ दो तीन टर्मिनोलॉजीज बड़ी क्वाइन हो रही हैं, कोई भाप की जिक्र हो रहा है, कोई तनों का जिक्र हो रहा है, कोई स्टीम स्टेम, ये क्या कहानी है, थोड़ा सा सर समझा। भाप तने तो नहीं है ये, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, और साइंस में और मैथ्स में इसको बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है आजकल। 2005 में बेसिकली ये एक्रोनिम बनाया गया था स्टेम एजुकेशन का, कि इससे मुराद, मतलब ये एक्रोनिम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। लेटर ऑन इसको स्टीम कर दिया गया, इसमें आर्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो इसमें ये है कि अब आप, जब आप, इसकी जो बेस है ना वो ये है कि आपका जो बच्चा है ना, हर बच्चा एक जैसा नहीं है। एवरी स्टूडेंट हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एक कॉन्सेप्ट वॉल्टर ने इंट्रोड्यूस कराया था वैक लर्नर्स का। होपफुली मोस्ट टीचर्स आर अवेयर ऑफ इट, जिन्होंने थोड़ी सी भी ट्रेनिंग कोर्सेज किए उनको पता होगा वैक लर्नर्स या वैक लर्नर्स। विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। मतलब बच्चा देख के सीखता है, सुन के सीखता है, या करके सीखता है, उसमें फिर रीडिंग को भी डाल दिया कि पढ़ के सीखता है। अब हर बच्चा डिफरेंट है, ठीक है। आपने अब किसी किसी लेसन में आपने किसी यूट्यूब वीडियो के जरिए उसको उसको वही टॉपिक समझाने की कोशिश की, किसी में आप उसको किसी हैंड्स ऑन एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर गए, किसी में उसको आपने कोई वर्कशीट दे दी करने को, किसी में आपने उसको समझा दिया ओरली। तो ये जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, इनकी जब अवेयरनेस डेवलप हुई, तो फिर ये टर्म कॉइन हुई स्टेम के। हर सब्जेक्ट, हर डिफरेंट जो हमारे कोर्सेज हैं साइंस टेक्नोलॉजी, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये सब इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसका फायदा क्या होता है कि बच्चा ये नहीं समझता कि मैं जो साइंस में पढ़ रहा हूँ उसका मैथ से कोई ताल्लुक नहीं, या मैं मैथ क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका मेरे क्या फायदा होना है लाइफ में। ये अक्सर क्वेश्चन पहले होता था लोगों को, कितना मुश्किल है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। These all things are connected with each other। ये कॉन्सेप्ट स्टेम या स्टीम, और अब इसमें मजीद रिलीजन को भी इंक्लूड कर दिया गया, स्ट्रीम कर दिया गया जी टर्म। बाज लोग इसको रीडिंग से भी, आर को रीडिंग से भी रेफर करते हैं, बट आई थिंक अगर रिलीजन को हम इनकॉर्पोरेट कर लें तो हमारे लिए एज अ मुस्लिम ज्यादा ये सूटेबल होगा टू ग्रूम आवर चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर, कि वो इंटैक्ट भी रहे अपनी रूट्स के साथ और तरक्की भी कर सके। तो ये जज़ाकल्लाह, इसमें आपने बड़ा खूबसूरत स्टीम और स्टेम का बता दिया। जी सर। काफी टीचर्स के इंशाल्लाह इसके ऊपर उम्मीद है मजीद रिसर्च करेंगी और अपने आप को जी अंडरस्टैंड। जी।
अच्छा, अभी थोड़ा सा आपसे मैं रिक्वेस्ट होगी कि सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर आप दे दें कि जिससे एक टीचर आमादा हो कि हाँ यार मुझे करिकुलम पढ़ना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, इसके ऊपर अगर आप कोई बात करें। सर सिंगल नेशनल करिकुलम का जो डॉक्यूमेंट है हम व्हाट्सएप ग्रुप में उसको बड़ा रेगुलरली फॉलो भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। तो उसके जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, इट टेल्स यू अबाउट द गोल्स ऑफ साइंस एजुकेशन, कि साइंस एजुकेशन हासिल करनी है बच्चे ने तो क्यों करनी है। उसके 3 मेन गोल्स हैं, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, करियर डेवलपमेंट और रिसर्च। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप कैसे करने, क्या उसकी कैसे क्यूरियोसिटी को और इनहेंस करना है, क्योंकि नेचुरली एक बच्चा पैदा ही क्यूरियस नेचर के साथ होता है। उसको कैसे क्रिटिकल थिंकर बनाना है कि वो कोई भी चीज देखता है तो उस पर क्वेश्चन करे, सवाल करे, आप उससे सवाल करें या वो आपसे सवाल करे, दोनों केसेस में उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो इनहेंस होती है। उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, अगर वो किसी मुश्किल में फंसता भी है तो उसका सोल्यूशन निकालने की खुद से पहले ट्राई करे। ये नहीं कि पक्की पकाया उसका आंसर मिल गया, हाँ जी उसने कर दिया ठीक है, गलती होगी, मुश्किल होता है। एज अ टीचर एक्सेप्ट दैट कि जब बच्चे पे आप छोड़ते हैं तो आपको इरिटेशन होती है कि इसको समझ क्यों नहीं आ रही है, मैंने इस लेसन में इसको करना था क्यों नहीं हो रहा। तो उसमें क्या है कि आप अपने एटीट्यूड को भी चेंज करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं लेसन में, कि अच्छा अगर ये इस तरह से नहीं सीखा चलो मैं इसको कुछ और। जैसे मैं इधर एक एग्जांपल देती हूँ, हैबिटेट्स पढ़ा रही थी मैं, पॉन्ड हैबिटेट वाज वन ऑफ द फोकस इन दैट चैप्टर। तो उसमें अब पॉन्ड हैबिटेट का बता दिया जी, ये वीडियो भी दिखा दी जी, इस तरह से ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉन्ड हैबिटेट। बट फिर भी मुझे ऐसे फील हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन एट ऑल, उनको समझ आ भी रही थी बट उनको लग रहा था कि मतलब बस आपको फेस एक्सप्रेशन से भी अंदाजा होने लगता है। तो रेनी सीजन में अक्सर ये टॉपिक आता है, ग्रेड 4 की बात कर रही हूँ मैं, तो पडल्स वगैरह बन जाते हैं स्कूल ग्राउंड्स वगैरह में। तो आई टुक देम आउटसाइड फॉर एन आउटडोर एक्टिविटी। वहां पे हमने पॉन्ड डिपिंग एक्टिविटी कर ली, एक स्ट्रेनर ले गए साथ, उसमें हम पॉन्ड में स्ट्रेनर डाल के देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बच्चों के माइंड में एक चीज क्लियर है कि इसमें हाथी शेर तो मिलेगा नहीं, मुझे कोई ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे छोटे छोटे जो पॉन्ड लाइफ से रिलेटेड है। अब जो नहीं सुन रहे थे क्लास में वो वापस बुक लेके आए कि जी बुक में कौन से लिखे हैं, अब मैं ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्या फ्रॉग है इसमें, क्या ये है इसमें। तो उससे क्या हुआ कि इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ, इंक्लूजन हुई, मोटिवेट हुए वो, और उनको एक इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट मिल गया उस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस एबिलिटी को और इनहेंस कर सकते हैं। करियर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम बस पढ़ा देते हैं, हम ये नहीं सोचते इस बच्चे का फ्यूचर क्या, उसको खुद भी नहीं इस चीज का अंदाजा 10th ग्रेड तक नहीं हो पाता कि उसने आगे करना क्या है लाइफ में, क्योंकि उसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाजा नहीं होता। इवन टीचर को भी नहीं अंदाजा होता कि इस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। उसके ऊपर काम करना, ये भी एक गोल है साइंस एजुकेशन का। फिर रिसर्च का तो इंतहाई फुकदान हमारे मुल्क में है। बाहर की दुनिया में तो आपने हम जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स करते हैं, कोर्सेज करते हैं, उसमें सारी रिसर्च फॉरन। थोड़ी सॉरी, रिसर्च बच्चा तो करता है लेकिन स्कूल के अंदर नहीं है बेसिकली, हम अगर इसको बिल्कुल ठीक है। तो स्टैंड्स क्या है ये, व्हाट इज जी। स्टैंड? स्ट्रैंड्स जो है वो 3 स्ट्रैंड्स बेसिकली करिकुलम में बताए गए हैं, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और अर्थ और स्पेस साइंसेस। इनको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगी क्योंकि आगे इंशाल्लाह हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल आएगा तो हम इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है साइंस एजुकेशन के साथ सिर्फ। तो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है तो इसमें मैं इसकी डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगी। ग्रुप में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। फिर उसके अब बेसिकली तो अब देखते हैं कि कहीं स्टैंड्स इस्तेमाल हुए हैं, कहीं बेंच मार्क इस्तेमाल हुए हैं, जी जी हमारे पास स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। तो स्टैंड्स बेसिकली 3 डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो 3 डिफरेंट फील्ड्स को आप कह लें कि स्टैंड्स हैं। जी जी उसके ऊपर बात ब्रांचेस। होती है, ब्रांचेस आप कह लें। जी जी इसके बाद क्रॉस कटिंग एलिमेंट, ये क्या किसी एलिमेंट को काट के दिखाएंगे, क्या है ये? नहीं नहीं ये नहीं, ये बेसिकली क्रॉस कटिंग एलिमेंट का वर्ड इसलिए यूज किया है कि ये तीनों स्ट्रैंड्स जो हमने पीछे मेंशन किए ना, ये तीनों को कवर करें। हर स्ट्रैंड को स्टडी करने के लिए आपको ये एलिमेंट्स बच्चे के अंदर डेवलप करना, उसको सिखाना जरूरी है कि उसको वो स्किल आ भी जाए, वो सीख भी जाए कि वो काम करना कैसे है, माइक्रोस्कोप को यूज करना कैसे है, उसका एटीट्यूड भी ठीक हो कि वो
माइक्रोस्कोप को जब यूज कर रहा है तो किस तरह से यूज कर रहा है, उसको हैंडल सही कर रहा है, क्या उसने लैब कोट पहना हुआ है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है इनसाइड द लैब। और फिर स्टेम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी उसके दिमाग में हो कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी अगर टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको हमने इंटेग्रेट कर दिया है मैथ के साथ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ या कंप्यूटर्स के साथ, तो बच्चे को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं रियल लाइफ से कनेक्ट होकर ये एजुकेशन सीख रहा हूँ, इस सब का एप्लीकेशन है फ्यूचर में। उसके बाद प्रोग्रेशन ग्रिड आ जाता है। प्रोग्रेशन ग्रिड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में, हर करिकुलम में ये सेक्शन ऑलमोस्ट मौजूद है। प्रोग्रेशन ग्रिड आपको बताता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर 3 क्लास में बच्चा डाइट्स को पढ़ रहा है, हेल्दी डाइट पढ़ रहा है, तो 4 में जाके वो फूड ग्रुप्स को पढ़ेगा, 5 में जाके वो मजीद उनके जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को और डिटेल में पढ़ेगा। तो इस तरह से करिकुलम प्रोग्रेस करेगा जैसे जैसे लेवल यानी आप कहना हाई होता चाहते हैं कि जाएगा। कोई फिलिंग द ब्लैंक ना रह जाए कि एक क्लास से जी दूसरी जी, क्लास में जा रहा है, कनेक्शन रहे। कनेक्शन रहे। ये लर्निंग कंटेंट, लर्निंग आउटकम, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो चुकी है, लेकिन हम जब देखते हैं कि बच्चा एग्जाम से फारिग होता है तो सब कुछ भूल जाता है, तो क्या ये लर्निंग आउटकम है हमारे स्कूल के अंदर टीचिंग का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लर्निंग आउटकम तो बेसिकली यही है कि आपका बच्चा इस काबिल हो जाए कि आफ्टर एट द एंड ऑफ द टर्म, एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द यूनिट, आपका बच्चा ये चीज कर सके जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक का लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब किया गया। और तो करिकुलम में बड़ा आसान है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारा टीचर उसी ट्रेडिशनल अंदाज से पढ़ता रहा तो ये लर्निंग आउटकम वाला ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। सर होता पता है क्या है हमारा एज ए टीचर, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी इनिशियल डेज में यही होता था कि अगर मैं ग्रेड 4 को पढ़ा रही हूँ ना और मैंने लेसन प्लान्स बना लिए पूरे साल के, अप्रूव भी हो गए हैं वो, तो अब nobody wants to leave their comfort zone। वो चाहते हैं जी बस ये मेरा एक सेट हो गया, अब मैंने अगले दफा भी यही यूज कर लेने हैं और मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये खत्म करना है आपको एज ए टीचर। एक लेसन से दूसरे लेसन में भी वैरायटी लानी है, तभी आपका बच्चा एंगेज रहेगा, वरना आपको उसको एंगेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इवन अगर आप 2 सेक्शन सेम क्लास के भी पढ़ा रहे हैं ना, तो पहली क्लास में आपने अपने नोट्स बना के दूसरी में जाना है कि मैंने ये एक्टिविटी कराई, इसमें 50% बच्चा मेरा सीखा, 50 ने नहीं सीखा, तो अब मुझे क्या चेंज करना है कि दूसरी क्लास में मैं इसको बेटर कर सकूं इस परसेंटेज को। 100% तो ऑब्वियसली अगर 25-30 की स्ट्रेंथ है क्लास में, आप सबको हर बात नहीं करा सकते, राइट? तो 2-3 बच्चे उसको आप पे स्पेशल अटेंशन बाद में देनी पड़ती है, लेकिन आप लगे रहें, आप अपनी कोशिश 100% रखें और मोनोटनी से निकलें, थोड़ा सा वैरायटी लाएं लाइफ में, थोड़ा सा चेंज लाएं, आपको भी मजा आएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोफेशन एंड यू आर टीचर बाय चॉइस, then I don't think there is any harm in innovation and learning and moving on। कोई उसमें नुकसान नहीं है और आपको खुद भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, खुद ही के यार चलो इस दफा मैं कुछ चेंज करती हूँ, इस दफा मैं कुछ नया लाती हूँ इस चीज में। जज़ाकल्लाह। ये टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट ये तो हमारे यहाँ होता है, कोई स्पेशल चीज है इसमें, कोई इंपॉर्टेंट चीज आप हाईलाइट करना सर इस दफा करिकुलम में बहुत इंटरेस्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग को बना दिया है इन्होंने। आपको टेक्निक्स और टूल्स बता दिए कि कैसे एज अ मॉडर्न एज टीचर आपने क्या फ्लिप क्लासरूम का जिक्र है, एक्टिव लर्निंग का जिक्र है, जिनको हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। ये सारे टूल्स आपको क्लियरली लिख दिए गए वहां पे कि आपने ये आप यूज कर सकते हैं, इससे आपका बच्चा एंगेज रहेगा। ग्रुप एक्टिविटीज कैसे करा सकते हैं आप, कैसे आप पेयर एक्टिविटी करा सकते हैं, कैसे आप असेसमेंट एज लर्निंग कर सकते हैं, बच्चा खुद असेस करे अपने आप को, उसके अंदर सेल्फ क्रिटिकली अपने आप को एनालाइज करने की एबिलिटी पैदा हो सके। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग का जिक्र है कि ड्यूरिंग द लेसन वेरियस स्टेजेस ऑफ द लेसन पे कैसे आप बच्चे को असेस करें। और फिर फाइनली ऑब्वियसली समेटिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग एट द एंड ऑफ द यूनिट और टर्म वो हो। फिर उसको कैसे एनालाइज करें, आपने सिर्फ ये नहीं बता देना पेरेंट को कि आपका बच्चा पास हो गया, उसके 80% मार्क्स आ गए। इससे आगे चल रहे हैं, अब बात हमारी इससे आगे चली गई है कि आपके बच्चा पास हो गया, बट ये उसकी स्ट्रेंथ्स थी, ये उसकी वीकनेसेस थी, तो आपने अब वीकनेस पे इसको काम समझाया। करना है। मैं एक्चुअली एक मेरा और भी एक शौक है, आईएसबी की ट्रेनिंग करवाता हूँ मैं, तो मेरे पास ओ ए लेवल्स के बच्चे भी आते हैं और मैट्रिक के भी, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओ ए लेवल सिस्टम, कैम्ब्रिज सिस्टम यानी,
और हमारे मैट्रिक। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो ओ लेवल्स के बच्चे होते हैं, जो ओ लेवल का बच्चा है, जब वो एफएससी में जाता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो जनरली फर्स्ट ईयर में उनके नंबर कम आते हैं। वो कहते हैं सर मसला ये होता है कि हम जैसे स्कूल में जाते हैं, मतलब ओ लेवल से एफएससी में जाते हैं पाकिस्तानी सिस्टम में, तो टीचर से हमें सवाल करते हैं, वो कहते हैं खबरदार सवाल नहीं करना, बस बताया रट लो। तो उन कहते हैं हमें 6 से 7 साल पूरा लग जाता है इस सिस्टम में चेंज होने में। और यही वजह जनरली आप देखें तो ओ लेवल का बच्चा जब एफएससी में जाता है तो वो एडजस्ट करने में बहुत इश्यूज उसके होते हैं। तो आज हमारे टीचर को बेसिकली अपना अंदाज बदलने की जरूरत है कि हमने सिर्फ बच्चे को नंबर नहीं दिलवाने, बल्कि हमने लर्निंग आउटकम्स को भी देखना है, अपने टीचिंग स्टाइल को, बच्चों के लर्निंग के स्टाइल को भी देखना है। बड़ा खूबसूरत ये मेरा मोटा जाती एक्सपीरियंस है जो आपने ओ लेवल्स और एफएससी वाली बात की। आई पर्सनली एक्सपीरियंस द सेम थिंग कि जब मैं गई एफएससी में ऑब्वियसली, तो मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड्स जो है वो एसेस भी याद कर रही हैं, मजमून भी याद कर रही है। तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब अगर ये टॉपिक ना आया एग्जाम में फिर तो ये कैसे चलेगा इस तरह से। लेकिन वही बात है कि वो एक रोड सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट, और हमारे दौर में तो शायद बहुत ही ज्यादा था, अब तो फिर भी थोड़ी सी वैरायटी मुझे लगता है आ गई है, बच्चे थोड़ा सा सोचने लगे हैं, खुद से लिखने लगे हैं। लेकिन पहले तो ये बहुत था, और वाकई एक शौक लगता है कि बिल्कुल चेंज, क्योंकि पहले आपको ये इनकरेज हमें ओ लेवल्स में किया जाता है कि जी आपने खुद क्रिएट करना है, खुद करना है, आपको कोई लिख के या बना के नहीं देगा। और फिर जब आप एफएससी में जाते हो तो फिर एकदम आपको होता है कि नहीं जी कुछ चीजें याद भी करनी है। ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जो बेसिक लॉज हैं, बेसिक चीजें वो आपको याद करनी ही पड़ती हैं। टेबल्स याद किए बगैर आप कुछ नहीं, आगे मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो आगे कॉन्सेप्ट है, वो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होगा माइंड में, तब तक, या जैसे रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, जब तक आपकी वो स्किल आपका डेवलप नहीं होगा, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकोगे, आप एक बॉक्स में रहोगे। अच्छा, यू इसमें कांट मैं थिंक थोड़ा आउट सा ऑफ आपसे डिफर करूंगा, मैं अपना तजर्बा बता दूं। मैंने जी कश्मीर जी। का मजमून याद किया था कि वो अच्छा। आसिफ है, और आ गया श्रीलंका, तो मैंने सिंपल सा किया, श्रीलंका की जगह कश्मीर की जगह मैं श्रीलंका लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया। तो ये जनरेशन जी वाले लोगों की बात है। असेसमेंट सिस्टम हमारा है, पेपर चेकिंग का सिस्टम है। और मैं बड़ा हंसता रहा यार कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरा कश्मीर लिखा, सिर्फ कश्मीर की श्रीलंका मोटा मोटा लिख दिया। आई क्लियर्ड दैट एग्जाम, एंड दिस व्हाट अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हम किस तरह चलते हैं। अच्छा मैम एक चीज बताइएगा कि जनरल साइंस में एक गोल है क्रिटिकल थिंकिंग, इसके ऊपर हम बहुत बात करते हैं, बच्चे जी की जी जी जी। होती है, स्कूल इसको खत्म करते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात क्यों करते हैं जनरल साइंस में? सर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और इसकी बेस ही क्वेश्चनिंग है, सवाल करना। आप बच्चों से सवाल करें, चाहे वो, अब होता क्या है कि हम नॉर्मली क्लासरूम, जब हम लेसन प्लान करके एक टीचर क्लास में जाती है, उसका गोल होता है कि जो ऑब्जेक्टिव उसने सेट किया है वो मीट कर ले बाय द एंड ऑफ द लेसन। तो उसमें जब ऐसे, अब हमने प्लानिंग में मार्जिन ही नहीं रखते, हम नॉर्मल टीचर मार्जिन ही नहीं रखते कि अगर बीच में कोई और सवाल बच्चा कर लेता है, कुछ सोच के कुछ पूछ लेता है, तो हमने उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपने लेसन के साथ। क्योंकि जब तक वो रीजन नहीं करेगा, जब तक वो क्वेश्चन नहीं करेगा, उसका अपना थॉट प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, वो शट रहेगा। आप उसको जो मर्जी बताते रहो, वो एक एक लेवल तक जाएगा, उसके आगे वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा उस चीज को। तो रीजनिंग करना, क्वेश्चनिंग करना, दैट्स द बेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब आपका एज ए टीचर क्या काम है? आपका काम है जो उसने सवाल किया है ना, बेशक वो उस वक्त आपको इररेलेवेंट लग रहा है, लेकिन उसको आपने कनेक्ट कर देना है किसी तरीके से, क्योंकि बच्चा को बहुत आपसे रॉकेट साइंस तो पूछ नहीं देगा, सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछेगा। और होपफुली हमारे टीचर्स इतने इक्विप तो होते ही हैं क्लास में कि वो बेसिक क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वापस ले आए उसको उससे, लेकिन उसके सवाल के थ्रू लाएं। उसको ये भी ना फील होने दें कि उसको आपने इग्नोर कर दिया है, या बिल्कुल मतलब आपने उसको रोक दिया है उधर ही कि स्नप कर दिया है, ये फीलिंग भी ना। क्योंकि जब तक बच्चा आपके साथ पॉजिटिवली कनेक्टेड नहीं है ना, आप लाख उसको कन्वे, आजकल का बच्चा तो जब तक उसका उसका बिहेवियर आपके साथ पॉजिटिव नहीं है, वो आपको अंडरस्टैंड करके आपको वो रिजल्ट्स प्रोवाइड ही नहीं करेगा जो आप डिजायर कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव आपके अ कनेक्ट। नजदीक क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस को बेसिकली हमने एक तरीके से बच्चे को समझाना है कि सोचते कैसे हैं,
क्योंकि आज जिस जी दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ पे ग्लोबल सिटीजन का एक बहुत इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज, और वहाँ बच्चे ने जब मुख्तलिफ किस्म की डाइवर्सिटीज के साथ उसने कन्फ्रंट तो नहीं कहेंगे, एक्सपोजर होगा, तो एक्सपोजर अगर है। क्रिटिकल थिंकिंग को आपने प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया, तो वहां पे कोई अफेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एवरी पाथ हैज टू डायरेक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब आपका एज अ टीचर रोल ही यही है कि जो वो सोच रहा है, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, रीजन कर रहा है, उसको आप कैसे डायरेक्शन देते हो कि वो सही पाथ पे चल पड़े। उसकी सोच का पूरा इन्हिसार ही आपकी सजेशंस पर है, क्योंकि आपको वो एज अ रोल मॉडल देख रहा है ना उस वक्त, कि यू आर द बिगर बीइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो इसीलिए तो वो आपसे सवाल कर रहा है, वरना तो वो करेगा ही नहीं सवाल। वो आपसे सवाल कर रहा है, उसने अपनी एक शेल ब्रेक कर ली है, वो आप तक रसाई चाह रहा है। तो अब आपका काम ये नहीं है कि आपने उसको शट अप कॉल कर दे के चुप करा दिया। नो, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर एट दैट टाइम, विच इज क्वाइट पॉसिबल, अगर बच्चे ने कोई ऐसी बात पूछ ली आपको नहीं समझ आ रही, उसके लिए एक बात ऑब्वियसली आपने अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, डेफिनेटली आपने अपने आप को भी अपग्रेड करना है। दूसरी बात ये कि आप उसको लेकर आओ कि अगर वो आपको लग रहा है कि ये थॉट प्रोसेस इसका किसी और साइड पे जा रहा है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो अब आपने उसको कैसे कन्विंस करना है कि वो रहे फोकस्ड और पॉजिटिव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज अ टीचर हमारा, कि हम उसमें ये स्किल डेवलप भी करें बट पॉजिटिवली। सो मतलब बच्चे की क्यूरियोसिटी को हम बाकायदा उसके एड्रेस करें, और ये माहौल हमें अपने जी घरों में भी बनाना पड़ेगा और स्कूल में भी बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जमाना था कि जुलाहे का बेटा जुलाहा, लोहार का बेटा लोहार। आज जी एक बच्चे के सामने एक बहुत बड़ी दुनिया सामने आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि सर करियर वही बात डेवलपमेंट है क्यों कि जरूरी है? और ये तो आजकल सिर्फ एलीट क्लास में देखें तो आपको करियर काउंसलर्स मिलते हैं, स्कूलों में तो नहीं है। इसके ऊपर जिसकी आप क्या? बहुत जरूरत है। और उसकी बेसिक रीजन ये है कि हमें दो प्रॉब्लम्स इस वक्त, प्रॉब्लम्स कह लो या चैलेंज बेसिकली हमारे लिए मिलेनियल्स, हम तो मिलेनियल्स से ताल्लुक रखते हैं ना, जो जनरेशन के नाम दे दिए गए हैं अब तो हमारे लिए चैलेंज है कि हमारा बच्चा इंतहाई एक्सपोजर है उसको, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। दूसरा, उसका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो आपको रैपिडली अपनी चीजों को चेंज करना है, रैपिडली आपने अपने अपने एक्टिविटीज को, अपने मोड ऑफ कंडक्टिंग द लेसन को ऐसे मोल्ड करना है कि उसका अटेंशन जरा भी मतलब वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी, बट वंस यू गेट दैट अटेंशन ऑफ द चाइल्ड, यू विल सी दैट यू आर एबल टू चेंज हिज परफॉर्मेंस 100 टाइम्स। आप बिल्कुल उसको मोल्ड कर सकते हो, अगर आपने एक दफा उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया। हाँ, ये डिफिकल्ट है क्योंकि उसको वर्चुअल वर्ल्ड में वो हर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। हम जब ऑनलाइन टीचिंग पे आए हैं, तो हम मोस्टली टीचर्स ने ये बात नोटिस की होगी कि बच्चों को हमसे पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अगर हम करा रहे हैं, हमारा वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो उनको हमसे पहले पता होता है जी अब ये नए बैकग्राउंड्स आ गए, अब ये हम शेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, या हम कैसे दो बंदे एक वक्त में शेयरिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको बच्चे खुद बता रहे होंगे। तो वो हेल्पफुल भी है, क्यों? क्योंकि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी फास्ट रैपिड हो रही है। अब उसका फायदा हमने कैसे उठाना है कि हम जो चीजें उनको सिखाना चाह रहे हैं, जो पॉजिटिव पाथ पे जो हम पहले भी बात कर रहे थे रखना चाह रहे हैं, वो चीजें भी तो फिर वो उसी फास्टली गेज करेंगे ना जैसे वो नेगेटिव करें। बस सिर्फ फर्क वहां आएगा जब हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे। ये हमारा काम है। अब वो देखें, जो अब वही फर्क होता है ना, जब कोई किसी एडल्ट को आप पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है कि जी मैंने पढ़ना है, मैंने पैसे दिए हुए, मुझे ये काम करना है। लेकिन एक बच्चे को ये लाइबिलिटी नहीं है। वो जब तक इंटरेस्टेड नहीं है, फोकस नहीं है, वो आप पे टेंशन नहीं देगा, और उसके लिए आपको अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। आपने मिलीनियल की बात की, इत्फाक की बात है, ये जो ऐनक वाला बाबा है मैं हूँ। ठीक है ना? आप मिलीनियम या एक्स जनरेशन, मिलीनियम चेक है में से हैं, और बच्चे हमारे जो है वो जी जनरेशन से। जी है जी बिल्कुल। और जिस वर्चुअल वर्ल्ड में वो रह रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है जिसमें मैं रहता था, और आप उन बिल्कुल दोनों के दरमियान में है, ना बच्चों की तरफ है ना कनेक्शन। हमारी तरफ है। हाँ बिल्कुल टीचर बिल्कुल। के लिए एक बहुत बड़ा डायलमा है
कि एक बच्चा जो है वो जी जनरेशन का है, वो खुद मिलीनियर है, और टीचर के ऊपर जो जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टी है वो बेचारी बाबे टाइप के है मेरे जैसे। तो अब टीचर ने उन दोनों के दरमियान में चलना होता है, तो ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। और आज देखा जाए तो टीचिंग आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन। अगर मैं कहूँ कि माँ का मदरसा और टीचर की किताब और टीचर का क्लासरूम, सबसे डिफिकल्ट प्लेस ये है जहाँ आप एक बहुत तेज चलने वाले बच्चे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, बिल्कुल। और आप जो करियर डेवलपमेंट की बात करती है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ। आई वाज प्रिंसिपल, तो मैंने एक चीज देखी कि हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे बायो में होते थे जी, डॉक्टर बनने थे। मतलब अगर मैं 40 में कहूँ तो 30 के करीब डॉक्टर बनने वाले होते थे, और 5-6 जो हैं वो होते थे जो इंजीनियरिंग की तरफ जाते थे, और कुछ कंप्यूटर्स की तरफ जाते थे। जी जी जी। अब ये हमारे यहाँ जनरल ट्रेंड है, क्योंकि माँ बाप के ख्वाब ऐसे होते हैं। बच्चा अपने आप को नालायक समझता, अगर मैं आर्ट्स में चला गया, कंप्यूटर में चला गया, जनरली एनवायरनमेंट है। जी जी बिल्कुल टीचर बिल्कुल। का भी बहुत बड़ा रोल है। टीचर भी कहती है तुम पढ़े लिखे हो, ज्यादा लायक हो, तुम डॉक्टर बनो। तुम दरमियाने हो, तुम इंजीनियर में चले जाओ। तुम थोड़ा सा यार डल हो तो गो टू कंप्यूटर्स। इस पे आप क्या कहती हैं कि क्या एक आम टीचर कोई भी स्कूल का, जो बेशक कहीं दरमियाने से शहर में रह रहा है, तो क्या वो करियर डेवलपमेंट में उसकी मदद कर सकता है? अगर कोई ट्रेंड देख के किस तरह कोई हेल्प करेंगी, आप उसको गाइड करेंगी? सर, इसके लिए सबसे पहला फॉरमोस्ट चीज है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स। ये बेस है। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता, ये आपका एज अ टीचर आपका फर्ज है। ये अगर आपने इस प्रोफेशन में रहना है, आपका ये फर्ज है कि आप हर नई जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो नई चेंजेस आ रही हैं टीचिंग मेथडोलॉजीज में, ट्रेनिंग्स में, आप उनके बारे में रिसर्च करें। और अब मैं आपको, बिलीव मी, जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, जितने बड़े हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, फ्री वेबिनार्स अवेलेबल हैं, लिंक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। उनको सुने। इतने बड़े बड़े थेरिस्ट हमारे पास हैं जो अभी, मतलब ऑब्वियसली मुस्लिम वर्ल्ड में उस तरह से तरक्की हुई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो लेकिन जो आपके वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उनकी आपको वीडियोस, उनके सेशंस, उनके वेबिनार्स आपको फ्री एक्सेसिबल है। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, एक्टिव लर्निंग पे, टीचिंग मेथडोलॉजीज पे, पेडागोजी पे, हर चीज पे आपको अपने आप को पहले एजुकेट करना है, फिर आप आज के बच्चे से डील करने के काबिल हैं। अदरवाइज आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड पे अगर चलना चाहते हैं कि हाँ जी इस पे मेरा चल गया, ये वाला बच्चा ठीक हो गया, दूसरे वाले का बेड़ा गर्क हो गया, ये नहीं हो सकता। आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने आप को पहले ट्रेन करें, इम्प्रूव करें, सीखें चीजें, और इंशाल्लाह। एक टिप भी मैं टीचर्स के साथ शेयर कर दूं कि अगर आप बच्चे की रिपोर्ट्स कार्ड्स मेंटेन रखें तो आपको उसका मिलेगा कि बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा है, हो सकता है मैथ्स में अच्छा ना हो, साइंस में बाज़ का अच्छा होता है। तो आप उसके ट्रेंड को जरूर देखें कि, और टीचर से पूछें कि ये बच्चा किस तरह चलता है। आपका रटा अच्छा होता है लेकिन उसका एटीट्यूड नहीं होता, उसकी एप्टीट्यूड नहीं होता। तो ये चीज टीचर का समझना, एक बच्चे को उसकी रिपोर्ट कार्ड को देख के आपके लिए काफी फेयर असेसमेंट हो जाती है कि इस बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए, इसको इंजीनियर बनना चाहिए, या कंप्यूटर्स में जाना चाहिए। और ये भी किसी भी और फील्ड में। हाँ, नालायक बच्चा नहीं जाना चाहिए। अच्छा लाइक बच्चा जिसको इनोवेशंस की तरफ है, जो डिजिट्स के साथ, जो कैलकुलेटर्स के साथ खेलता है, जो कंप्यूटर के साथ खेलता है, तो आप उसको उसकी तरफ डायरेक्ट कर दें। तो ये और जब तक एक टीचर आपको ईयर बाय ईयर या टर्म बाय टर्म पेरेंट को इन्फॉर्म नहीं करेगी कि इस बच्चे ने इस फलाने लेसन में इस तरह से बिहेव किया या उसकी ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, तब तक पेरेंट भी अवेयर नहीं होगा। क्योंकि पेरेंट तो हमसे भी एक स्टेप पीछे चल रहा है ना, टीचर से भी एक स्टेप पीछे है वो। उसको तो अभी इस चीज की भी अवेयरनेस नहीं, हम तो फिर भी डिस्कशंस करके, ट्रेनिंग्स करके चीजें सीख जाते हैं, बट पेरेंट अभी भी थोड़ा सा अनअवेयर रहता है काफी हद तक। तो उसके लिए ये बेहतर है कि हम उसको इन्फॉर्म रखें, जब हम असेसमेंट शीट्स दें या रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं, उनको जब बताते हैं तो उनको क्लियर पिक्चर दें, सिर्फ ये नहीं है हो गया।
तो इस आप जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रही हैं, एक्सपोजर की बात कर रही हैं, दुनिया की बात कर रही हैं, तो ये अब ये बाबे भी हैं जिसमें पेरेंट्स आप समझ लें, टीचर भी है जो मिलीनियर है, तो हम बच्चों को तो रिसर्च बेस्ड की बात करते हैं। डू यू थिंक कि रिसर्च बेस्ड किसको ज्यादा करने की जरूरत है? क्या सिर्फ बच्चों को हम करें? बच्चे तो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप देखें एक से एक नई गेम। पेरेंट्स को वो टीचर्स को भी जरूरत है। टीचर्स बिल्कुल डेफिनेटली रिसर्च किए बगैर, तो अब जैसे कोई भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें अगर हम वही पुराने एग्जांपल्स देते रहेंगे तो वो तो बात आपने बच्चे को, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात पहले ही कर चुके हैं कि कैसे हमने उसको क्वेश्चनिंग की तरफ लेके जाना है। जैसे ये कोड भी आपके सामने कि रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज until and unless the student has this ability to think out of the box and think about something new, he can't create that। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद भी रिसर्च करें, लर्न करें, सीखें नई से नई चीजें। अब जैसे स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हम पीछे कर चुके हैं, उसी की मैं एग्जांपल दूंगी। जो स्ट्रीम लैब्स स्कूल में आजकल प्राइवेट स्कूल्स में तो स्पेशली वो बना देते हैं। उसमें होता क्या है कि एक स्टेशन होता है जिसके ऊपर आप उसको ऑब्जर्वेशन स्टेशन बोलते हैं, कि जहां पे टीचर ने आपको एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए वहां पे रिसोर्स प्रेजेंट कर दिया। अगली टेबल पे वही 4-5 बच्चों का ग्रुप जो है वो उसको डिस्कस करता है कि अगर ये चीज है तो ये है कैसे और क्या हम कर सकते हैं। फिर उससे अगले स्टेशन पे कुछ रिसोर्सेज रख दिए जाते हैं अनअसेंबल्ड। वो रोबोटिक्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो कोई छोटी मोटी पैराशूट मेकिंग कुछ भी हो सकता है। वो रिसोर्सेज आइसोलेटेड पड़े होते हैं और बच्चों को छोड़ दिया जाता है टू डिस्कस एंड फाइंड आउट व्हाट दे कैन डू अबाउट दिस रिलेटेड टू द टॉपिक यू आर टीचिंग, राइट। और फाइनली वो उससे कोई चीज बना के आपको प्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट द स्ट्रीम लैब लुक्स लाइक। तो अगर ये अप्लाई हो जाता है इन ऑल द स्कूल्स अराउंड द कंट्री, ये छोटे लेवल पे भी कोई जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल वो एक क्वेश्चन बहुत आता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि जी हमारे पास रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं होता। बिल्कुल आई एग्री टू दैट, लेकिन जो भी आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज भी हैं, आप एटलीस्ट क्वेश्चनिंग तो हर जगह कर ही सकते हैं, सवाल तो पूछ ही सकते हैं। तो सवालों के पूछने तक इस बात को कम से कम आगे लेके चले तो अच्छा है। दिल तो चाह रहा है कि सेशन चलता रहे। आज माशाल्लाह बड़ा ही इंटरेक्टिव और बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन है। अच्छा मैम, ये बताइएगा, एज अ पेरेंट मैं खुद भी महसूस करता हूँ कि बच्चों को कंप्यूटर पे बिठाना क्या ठीक है, क्योंकि रिसर्च तो हम करते हैं, तो अब मजबूरी तो है, हमने ऑनलाइन पे बच्चों को लेके जाना है। तो उस पे कोई सेफ्टी मेजर्स आप टीचर्स को गाइड कर सकती हैं कि टीचर्स फिर बच्चों पेरेंट्स को बताएं कि किस तरीके से ऑनलाइन अब एक मजबूरी है, रिसर्च एक वो सर एक मजबूरी। ऐड आता है ना, एक ऐड आता है, दाग तो अच्छे हैं तो दाग लगाई जाओ। तो ये तो नहीं हो सकता ना। आपने आजादी दे दी, ठीक है, आप एनकरेज कर रहे हैं बच्चों को जी कि आप रिसर्च करें। ऑब्वियसली इंटरनेट को वो यूज करेगा रिसर्च के लिए। अब इंटरनेट आपको पता है इट्स एन ओपन वर्ल्ड and it has its positives and it has its extreme negatives too। और ये हम सबको एज एडल्ट्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफियत है। तो अब किस तरह से बच्चे को हमने अपने सेफ करना है, उसमें पेरेंट्स की ड्यूटी भी इक्वल है। आजकल पेरेंट भी माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज का पता होता है उनको कि क्या चीज हो रहा है। स्पेसिफिकली शायद उनको टर्म्स का ना पता हो, लेकिन उनको चीजों का आइडिया हो जाता है, स्पेशली अपने बच्चे से रिलेटेड कि ये कहाँ सही जा रहा है कहाँ गलत। तो ये कुछ चीजें आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही होंगी कि स्मार्ट सेफ्टी रूल्स हैं कुछ, जो एक टीचर खुद भी जान ले, लैब्स में लगा दे, बच्चे के सिस्टम के पास लगा दे कि उसको याद रहे कि ये चीज उसने फॉलो करनी है व्हेन ही इज ऑनलाइन। ये एक लॉक का साइन आ रहा है इसके सामने टू स्टे सेफ। जो भी आप वेबसाइट खोलते हैं ना, जैसे आप ओपनिंग यूट्यूब या कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स है फेसबुक वगैरह, उसके साथ आपको ये लॉक का साइन नजर आएगा। इट शोज दैट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इज ऑथराइज्ड एंड इट्स सेफ टू यूज। जो नहीं होती हैं या जो जिसमें चांसेस होते हैं हैक होने के या किसी और सिस्टम इंट्रूजन के, उसका लॉक खुला होता है, ठीक है, ओपन लॉक होता है। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस बच्चे को दें कि इस तरह से। फिर आपने किसी को भी ऑनलाइन फ्रेंड ऐसे ही नहीं बना लेना, उसके साथ चीजें शेयर ऐसे ही नहीं कर लेनी विदाउट कंफर्मिंग हु द अदर पर्सन आपको इज। किसी ने पैसे तो नहीं दिए कि पबजी नहीं खेलनी बच्चों से? नहीं नहीं, मुझे खुद नहीं आती, लेकिन आई होप इंटरेस्टिंग होगी, तभी पूरी दुनिया उसकी दीवानी हुई। लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा ये वाकई डेंजरस चीज है, एक हद तक हो भी सकती है अगर आप मॉनिटर ना करें, क्योंकि वही चीज बात है ना कि हर नेमत जो है उस किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो नुकसान का बायस बन सकती है।
तो बस सेफ रहें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्टेड रखें और चीजों को जो है वो पॉजिटिवली लेके चलें। बस अवेयर रहें कि बिल्कुल गायब ना हो जाए, मोबाइल देख के भूल ना जाए कि बच्चा पता नहीं पढ़ रहा है, शायद थोड़ा सा मॉनिटर रखें। और इसकी भी एप्स बेहतरीन अवेलेबल है कि कैसे आप मॉनिटर रख सकते हैं, आपको भी पता रहे कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है इसमें माशाल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि बच्चे को अकेले ना बैठने दे मोबाइल या हाँ जी बिल्कुल। सबसे बेहतरीन कमरा जो है वो है आपका लिविंग रूम, टीवी लाउंज, जहाँ पे आप टीवी लाउंज बिल्कुल। में आप बैठे और वहां बच्चे को एक्सेस दें तो मॉनिटर होगा। जज़ाकल्लाह बिलिशमैन, बहुत बड़ा इंटरेक्टिव माशाल्लाह, मुझे खुद बड़ा मजा आया और दिल तो चाह रहा है आप एक क्वेश्चन आगे से करते रहे, लेकिन मेरा ख्याल अभी नींद का टाइम भी होने वाला है, तो एक दो क्वेश्चंस अगर ले लेते हैं, इफ समवन वांट्स टू आस्क क्वेश्चन। जी प्लीज। वैसे तो ज्यादातर तो जो बातचीत चल रही थी वो तो यही थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। वी वी वैक की आपने बात की थी, थोड़ा सा इसको जी टर्मिनोलॉजी को समझा देंगे? व्हाट जी इज वैक? वै जी वैक एक टर्म कॉइन की गई थी इन अर्ली 1900s। it stands for virtual, auditory and kinesthetic. It's learning styles हैं बेसिकली, तीन तरह के। बाद में इसमें रीडिंग को भी इन्वॉल्व कर दिया गया तो वैक बन गया, VARK। तो इस ये होते क्यों है कि आप अपने स्टूडेंट, जब हम कोई भी क्लास आती है, मैं अपना बता रही हूँ, आई एम अ टीचर ऑब्वियसली, तो जब कोई नया सेशन मेरे ग्रुप मेरे पास आता है ना, तो पहले दिन मैं उनको एक क्वेश्चनर देती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी और वैसे भी। उसमें उनके पसंद नापसंद, उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, क्या करते हैं वो फ्री टाइम में, वो क्लास से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके क्या फेवरेट फूड है, क्या फेवरेट, ये सब चीजें उस क्वेश्चन में होती है। उससे क्या होता है कि मुझे एक लेसन मतलब पढ़ाने से पहले एक आइडिया मिल जाता है कि मेरे कौन से बच्चा मतलब उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड क्या होगा। ठीक है, मेरा अपना होमवर्क हो जाता है काफी हद तक। और मुझे ये भी समझ आने लगती है कि अच्छा, अगर मैं लेसन को अगर मैं यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट करी हूँ तो मेरे कितने % बच्चे जो हैं वो एंगेज हो जाएंगे, और बाकी जो 30% है या 50% है या 20% है, उनके लिए मुझे क्या और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा अपना होमवर्क हो जाता है। इसको हम कहते हैं ना बैकग्राउंड नॉलेज, वो हम गेन कर लेते हैं इस तरह, इस लर्निंग स्टाइल के बारे में खुद जान के एज अ टीचर। बच्चे को तो ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो ऐਵੇਂ ही अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड या आइसोलेटेड समझने लगेगा, उसको इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ये आपके अपने होमवर्क के लिए है कि आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकें कि बच्चा किधर खड़ा है। हमारे यहाँ जनरली जो गवर्नमेंट टीचर्स का एक टिप रहती है जी कि हमारे पास फंड्स नहीं होते और हम बच्चों को किस तरीके के साथ ये रिसर्च करवा सके, तो आप इस पे क्या गाइड करती हैं? क्योंकि लोग पिकनिक पे भी जाते हैं, नारायण कागान जाते हैं, तो बादल जा रहे हैं, कुछ बादल पहाड़ों से टकरा रहे हैं, कुछ ऊपर से गुजर जाते हैं। डू यू थिंक कि हम जिंदगी से कुछ नहीं सीख सकते? बिल्कुल, क्यों नहीं सीख सकते सर, हर चीज। और साइंस तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अब कॉन्डेंसेशन और इवेपोरेशन, बादलों से मुझे याद आया कि जो वाटर साइकिल है, कॉन्डेंसेशन और इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं बच्चों को, वो सब रियल लाइफ है। बारिश हो रही है, बादल बन रहे हैं, क्यों? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक सवाल हुआ अभी लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रही थी ये टॉपिक, तो एक बच्चे ने कहा कि जब मैंने वाटर साइकिल पढ़ा दिया पूरा, तो उसने मुझसे पूछा कि मैम, जब समंदर से ही पानी, बादल बन रहे हैं और सब हो रहा है, तो जो दरिया का पानी है वो मीठा है और समंदर का पानी तो नमकीन है, तो ये क्या हुआ? तो जवाब भी उसी ने देना है, मैंने नहीं देना, क्योंकि वो ये बात पढ़ चुका है। डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग टेक्निक्स वो पढ़ चुका है पहले, फिल्ट्रेशन उसने पढ़ ली है पहले, तो उसको ये आइडिया है कि सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कैसे करते हैं। मैं उसको क्लास 4 में पढ़ा चुकी हूँ, ये मुझे पता है, इत्तेफाक से वो बैच मेरे पास सेम ही था। तो अब मुझे उसको उससे कनेक्ट करना है कि वो खुद ही मुझे जवाब दे दे कि जब इवेपोरेशन हो रही है कि तो ना क्या नमक भी इवेपोरेट हो रहा है साथ। तो ये अब ये मेरा रोल यहाँ पे आ गया कि मैं उसको सीधे सीधे बता सकती थी कि हाँ जी, वो बिकॉज इट्स इवेपोरेशन और हीट की वजह से वाटर इवेपोरेटेड, फॉर्म्ड क्लाउड्स एंड द सॉल्ट रिमेन इनसाइड द सी। बट आई ट्राई टू ब्रिंग हिम टूवर्ड्स दैट कॉन्सेप्ट, ताकि वो खुद जवाब दे, हाँ ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल इवेपोरेशन होगी तो सॉल्ट तो रह जाएगा वापस सी में, तो सी वाटर ही सिर्फ नमकीन रहता है, दरिया का पानी तो मीठा हो जाता है।
क्योंकि वो प्योरिफाइड वाटर होता है। तो इस तरह से हर चीज में आप ये, जब हम रॉक्स एंड सॉइल पढ़ाते हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं, हर पहाड़ का रंग फर्क है, उसका स्ट्रक्चर फर्क है, उसके अंदर जो मिनरल्स यूज हुए हैं वो डिफरेंट है, मिनरल्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और वही बात है कि फिजिकली जाके, चाहे आप वर्चुअल वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर रहे हो, बच्चों को ये हैबिट डेवलप करना जरूरी है कि वो इंफॉर्मेटिव चीजों में दिल लगाएं ज्यादा। और उसके लिए आपको खुद भी देखना पड़ेंगे एज पेरेंट भी, कि आप जो, क्योंकि दे लर्न फ्रॉम व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग, दे डोंट लर्न फ्रॉम व्हाट यू आर प्रीचिंग। अगर मैं देखूं, अनफॉर्चुनेटली आज हम अपने बच्चों को ना बिल्कुल पैम्पर कर देते हैं, घर का कोई काम उनको नहीं देते, तुमसे पढ़ो। जबकि अगर हमारी डेली रूटीन लाइफ में अगर देखा जाए तो किचन के अंदर बच्चा चाय बनाता है या पानी पानी रखता है बर्फ बनाने के लिए, तो वहां पे भी हमें साइंस नजर आती है। अगर बिल्कुल बच्चे को हम कह दें बेटा कोई चीज ये गिरी हुई है पानी से बहा दो, तो वहां विस्कोसिटी के लेसन भी हमें मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाइफ में तो जगह जगह साइंस है। साइंस है। शायद हमने बच्चे को एक कंफाइंड माहौल में डाल दिया और उसको जिंदगी से रिलेट नहीं कर पा रहे उसकी पढ़ाई को, और टीचर भी उसको मोटिवेट नहीं करता कि डेली रूटीन से कोई एग्जांपल्स दे। घर में भी एग्जाम्पल लेकर आओ, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वो एक इशू होता है, बाद पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल कि टीचिंग प्रोफेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को डेली लाइफ से भी कोई लेसन दें। जज़ाकल्लाह मैन, और स्पेशली तमाम व्यूअर्स पार्टिसिपेंट से कि आप लोगों ने टाइम निकाला, एंड थैंक यू वेरी मच बिनिश मैन। बहुत थैंक यू सर, अच्छा थैंक यू सो इंफॉर्मेटिव मच। सेशन रहा। और इंशाल्लाह अभी जब ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, होपफुली ये इससे भी ज्यादा इंटरेक्टिव होगा। इंशाल्लाह अभी आप लोग प्लान करें, इंशाल्लाह ईद के बाद वी विल गो फॉर दैट ट्रेनिंग सेशन इंशाल्लाह, जनरल इंशाल्लाह साइंस सर, के टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फोकस रहें, सिंगल नेशनल जी करिकुलम के ऊपर बात करें, दाएं बाएं ना जाएं जिंदगी में, काइंडली गेट फोकस। आप देखें अल्लाह ताला हमें भी पूरे कुरान में फोकस होने की बात करता है। तो हम जब अनफॉर्चुनेटली जब हमने किताब को भी रटा बना लिया, तो नतीजतन आज पढ़ाई के मैदान में भी हम रटे पे ही रह गए। तो अल्लाह ताला हम सबका नाम हामी नाफिज से हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।